कहते हैं ना कि भारतीय बाजार को समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अगर रिसेंटली अगर एफआईआईएस की हम बात करें, ये आर्टिकल एक्चुअली किसी ने मुझे भेजा तो मैंने सोचा इस पर वीडियो आपको बताया जाए और क्या बेसिक कारण है। सामने वाले कहना था कि सर एफआईआईएस जिसके लिए हम बहुत बेताब थे, एफआईआईएस धीरे धीरे भारतीय बाजार में एंट्री कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर देखी जाए तो डीआईआईएस जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, वो तो पैसे निकाल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारतीय बाजार में दम नहीं रहा, यहां से पैसे निकाल लेना सही है, एफआईआईएस को तो ज्यादा पता नहीं है, ऐसा उनका कहना था। तो इस पर वीडियो हम बनाने वाले हैं और इस पे कंप्लीट एनालिसिस आने वाली, क्योंकि डीआईआईएस ने ना 9000 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, ये डेटा आने वाला है। रीजन क्या है इसके माध्यम से हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल आप पढ़ोगे ना, आपके मन में आएगा और हो सकता है वीडियोस भी देख रहे होगे बाकी लोगों की, तो डीआईआईएस लगातार बेच रहे हैं, एफआईआई इस समय पैसे बढ़ा रहे हैं। अब रीजन हम बात करेंगे, लोग क्यों घबरा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, उसके बारे में रहेगा। दो इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा आर्टिकल रहा, मुझे आर्टिकल मैंने पढ़ा तो ये दो कंपनियां, उनको ऑर्डर्स मिले हैं। अच्छी बात है, दोनों कंपनियों को मैं नाम लेने वाला हूं, तो जरूर चेकआउट करना कि दोनों कंपनी क्या है, क्योंकि एक है नवरत्न डिफेंस की पीएसयू जिसको 1385 करोड़ का ऑर्डर मिला है और दूसरा है 2600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है बीएसएनएल की तरफ से। कौन सी कंपनी है? और जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ जो इस समय ऑटो पे टैरिफ लगा है, कौन कौन से कंपनियों को इंपैक्ट करने वाला है, हो सकता है उस कंपनियों के शेयर आपके पास होंगे। इंपैक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा वो तो हम वीडियो में जरूर कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ आपके क्वेश्चंस आए उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, छोटे इन्वेस्टर ने बेचे लगभग कितने 9000 करोड़। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी रहेगा। थोड़ा हम डेटा पे आते हैं, ये डेटा काफी कुछ कहने वाला है, काफी कुछ बताने वाला है, तो उन भाई साहब के साथ साथ आपके मन में डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआई का डेटा, डीआईआईएस का डेटा। मैंने यहां डेट मेंशन की है, 20 तारीख, 21 तारीख, 24, 25, 26 लगभग। और इनका अगर डेट देखा जाए आपको तो 20 तारीख को एफआईआईएस की बात करें 2240 करोड़ का खरीदा है। एफआईआईएस यहां पॉजिटिव रहे। 21 तारीख की बात करें 5371 करोड़ खरीदा, प्लस पॉजिटिव में 3055 करोड़ यहां पॉजिटिव रहे। और 25 तारीख की बात करें 7470 करोड़ खरीदा, 3239, पूरा कंप्लीट पैकेज पॉजिटिव रहा अगर एफआईआईएस की बात करते हैं। वहीं डीआईआईएस थोड़ा सा यहां शॉकिंग दे रहे हैं, डीआईआईएस नेगेटिव में जा रहे हैं। लोगों लगभग यहां 696 करोड़, -2768, 98 करोड़ चलो पॉजिटिव में था। लगभग यहां 9000 करोड़ टोटल देखा जाए तो लगभग 9000 करोड़ का यहां टोटल उन्होंने लगभग माल बेचा है, इंक्लूडिंग -3136 करोड़। डेटा में 26 तक प्रेजेंट कर रहा हूं, हो सकता है कि आगे डेटा आपको ऊपर नीचे कुछ मिले, लेकिन ओवरऑल पिछले 6-7 दिनों में कहानी बदल गई है। अब यहां सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ये है फाइनेंशियल ईयर मार्च में सबसे इंपॉर्टेंट एज ए इन्वेस्टर आप क्या करते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग में क्या करते हैं, हम लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं कि देखो यार, अगर हमें हमारा पूरा कैपिटल का जो भी हमारा टैक्स लग रहा है, जो भी हमने टोटल इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल से हम लोग टैक्स ज्यादा से ज्यादा बचाएं। हो सकता है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, जहां निवेश कर रहे हो। तो सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बता दूं, टैक्स हार्वेस्टिंग। इस समय काफी लोग अपना टैक्स बचा रहे हैं, क्योंकि टैक्स की डेट भी लगभग अभी लोग आ गई है, तो वहां भी काफी लोग टैक्स भर रहे हैं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा रीजन है, ज्यादा से ज्यादा यहां लोग पैसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट ये पैसे बचा सकें, पहला रीजन। दूसरा है अनसर्टेनिटी इन टैरिफ। अब डोमेस्टिक अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा तो ये डेटा अभी आप 7 दिन का डेटा देख रहे हो, लेकिन जब ओवरऑल डेटा चेक करोगे ना सर, 27,000 करोड़ मार्च की बात है, इन्होंने बाइंग किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को लग रहा है कि भारतीय इकोनॉमी में पैसा नहीं बनेगा, मैं निकल जाता हूं। नहीं सर, 27,000 करोड़ का माल खरीदा है डीआईआईएस ने इस मार्च में। और अगर वहीं एफआईआईएस की बात करोगे सर, माइनस में है, -4744 करोड़। मतलब इन्होंने बहुत बेचा है, वो तो अभी खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरवॉट ऑलरेडी हमने डीआईआईएस ने ऑलरेडी कर लिया है। तो
तो इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? टैक्स हार्वेस्टिंग सबसे बड़ा रीजन, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने। तो ये दो बड़ा कारण है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। ये मत समझना कि इकोनॉमी की स्थिति खराब हो रही है। देखो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, हमको पता है कि यार कुछ भी हो सकता है। एक ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट बाजार को बदल रहा है, वो जरूर है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को लेके डीआईआईज यहां वीक नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पहला कारण हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको टेंशन नहीं लेना है। अब लोग क्यों घबरा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी मार्केट। और अगर देखा जाए तो अलग अलग सेक्टर में जो ट्रम्प साहब के द्वारा लगातार टैरिफ आ रहा है, वो ही बहुत बड़ा रीजन है। ये चीज है, चलो ये चीज हमने कवर कर लिया है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक नवरत्न डिफेंस पीएसयू ऑर्डर कंपनी है जिसको लगभग 1385 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सर बिल्कुल सेलिंग बाय रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं दे रहा हूं मैं, प्लीज बिल्कुल मत लेना, केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। कंपनी ने बताया है कि 18,000 करोड़ का ऑर्डर इस साल तक लगातार इनको मिला है और अभी 47% प्रॉफिट में है। तो हो सकता है कि डेटा देख के आपके मन में कुछ हो रहा है, लेकिन वो बोलना नहीं चाहूंगा, बाकी समझदारों को इशारा काफी है। और इस कंपनी का जो नाम है, जी हां, जो कंपनी का नाम आपको बताना चाहूंगा, उस कंपनी का नाम है बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसको लगातार अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी की तरफ से, लगातार पॉजिटिव न्यूज है। चलो ये तो पहला ऑर्डर मिल गया जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑर्डर है सर 2600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है बीएसएल की तरफ से, और इस कंपनी का जो नाम है उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो जब भी ऑर्डर किसी कंपनी को मिलते हैं ना, कंपनी तुरंत इनिशिएट नहीं करती कि प्रॉफिट तुरंत चालू हो जाएगा। ऑर्डर मिलना मतलब चलो ठीक है, एक प्रोसेस चालू हो गया है और आप उस कंपनी पे नजर रख सकते हो, देख सकते हो कैसा क्या है। जी हां, कंपनी का नाम महारत्न, जो कंपनी का नाम है सिविल कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की कंपनी है दिलीप बिल्डकॉन। लगातार आपको पता है कंस्ट्रक्शन में जानी मानी कंपनी है, रिकमेंडेशन नहीं है सर बिल्कुल भी, ठीक है। ये दोनों कंपनी के बारे में जरूर चेकआउट कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, तो इसके बाद ही अपना डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ा टेंशन है ऑटो कंपनी में। देखो ऑटो कंपनी में रिसेंटली आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले की खबर थी कि ऑटो कंपनी में टैरिफ 25% ट्रम्प साहब ने लगा दिया है, और इसके कारण पूरे ग्लोबल में हालत खराब हो चुकी है। अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी बैड न्यूज है। और अगर इंडियन मार्केट को देखा जाए, 2-4 ऐसी कंपनियां हैं ना जिनमें अगर जिनके शेयर आपके पास है ना, थोड़ा जरूर चेकआउट कर लेना यार, है ना, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। टाटा मोटर्स की अगर बात किया जाए, खासकर जगुआर की बात किया जाए, तो इनका मैक्सिमम रेवेन्यू उसी से आता है, बड़ा सेगमेंट है उनका, और 70% तक रेवेन्यू आता है उस कंपनी, उस सेगमेंट से, जगुआर से। अब इस जब टैरिफ के बाद ना 25% एक्स्ट्रा जो लगेगा, कंपनी की सेल्स हो सकता है गिर जाए, और हो सकता है कि यहां कंपनी का जो पुराने पार्ट्स हो सकता है उसको ना, इन्वेंट्री की जो बात हम कर रहे हैं, इन्वेंट्री बची रह जाए, ये कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं हो सकती है। तो जब भी ऑटो सेक्टर में खराबी आती है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनती है, तो यह रीजन हो सकता है आने वाले समय में कि आपको मार्केट में थोड़ी सी गिरावट फील हो। तो टाटा मोटर्स को नजर पे रखना, क्योंकि ये जो टैरिफ आ गया है ना सर, ये टैरिफ आने के बाद अगेन ऑटो सेक्टर में दबाव देखने को मिल सकता है। मदरसन सुमी के बारे में बात करेंगे, जी हां, ये भी ऑटो सेक्टर की कंपनी, 6 to 7% रेवेन्यू यूएस से। आइशर मोटर्स की बात करेंगे, 40% का रेवेन्यू फ्रॉम द यूएस। और अगेन रामकृष्णा फॉर्गिंग से बारे में बात करोगे, 26% यूएस से। ये सारे जो बिजनेस जो वहां से आ रहे हैं ना, उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हमारी जो सेल हो रही है ना, थोड़ा बहुत सेगमेंट तो हमारा यूएस में भी सेल होता है ना। अब अगर वहां आपने टैरिफ लगा दिया, डेफिनेटली हमारे लिए, हमारी कंपनी में रेवेन्यू में, प्रॉफिट की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, सब में दिक्कत होगी। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, खासकर ऑटो पार्ट्स के रिपेयरिंग में ये कंपनी लगातार काम कर रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, देख लेना, समझ लेना एंड स्टडी कर लेना। और बाकी डिसीजन के लिए देखो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना डायरेक्ट नहीं बता सकता मैं, क्योंकि देखो सेलिंग और यहां मैं परचेसिंग का नहीं बोल सकता हूं। तो बाकी चीज आप समझ लेना, ठीक है, देख लेना, कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। तो हमने ये चीज कंप्लीट कवर कर लिया है। अब आपके आते हैं क्वेश्चन पे। काफी लोगों के कुछ पोर्टफोलियो है, कुछ क्वेश्चन है। प्रतीक का है सर, निपॉन लार्ज कैप फंड में मैंने निवेश किया है 5000, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में 5000, मिरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में किया है, जेएम फ्लेक्सी कैप। आपने पराग पारिक में कर दिया तो जेएम में करने की जरूरत नहीं, इसी में एडिशनल कर दो, नहीं तो अपने 5000 को 2500 में डिवाइड कर दो। एक्सिस मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, आपका ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। रिव्यू मैंने रिव्यू कर दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो। ये जो फ्लेक्सी कैप दो रखने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन,
पोर्टफोलियो कैसा है बता दीजिएगा। एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड 2000, मिड कैप ओके है। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप, देखो जब आपने यहां मिड कैप रखा है तो फ्लेक्सी कैप जरूरत नहीं है, या तो फ्लेक्सी कैप हटा दो या तो मिड कैप हटा दो, कोई इसमें दोनों में से कोई एक रखो। तो आप बेटर है कि आप चाहो तो यहां मिड कैप हटा दो, फ्लेक्सी कैप रहने दो, ठीक है। अब एचडीएफसी डिफेंस फंड में आपने किया है, देखो 2000 यहां बचा है, मैं आपको बताता हूं कहां इसको इन्वेस्ट करना होगा। निपॉन का स्मॉल कैप आपको ओके, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ठीक है। मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है आपका ओके है। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप आपको 2000, ये क्वांट की जगह पे आप इसको 2000 ऐड कर दो, बाकी आपका पोर्टफोलियो ओके लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, बस एचडीएफसी को लेके मैंने वही बताया कि मिड कैप की जगह फ्लेक्सी कैप कर दो, थोड़ा सा फंड मैनेजर में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी निवेश करने की, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होना चाहिए। और फ्लेक्सी कैप फंड में मोर देन 100 होल्डिंग्स होती है, 100 शेयर्स की, चाहे पराग की बात करो, जेएम में तो नहीं है लेकिन पराग में है, मोतीलाल के बारे में बात करोगे आप, एसबीआई के बारे में बात, तो इन सब में लगभग है। तो ये चीज लगातार देख लेना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, आते हैं सर रिव्यू पोर्टफोलियो। निपॉन स्मॉल कैप 2000, क्वांट स्मॉल कैप के बारे में 1000, मोतीलाल मिड कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कुछ अमाउंट लमसम भी किया है सर क्वांट स्मॉल कैप पे। देखो क्वांट जैसे फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सबसे ज्यादा यहां अनसर्टेनिटी होती है, और जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है तो यहां कुछ ऐसी कंपनियां जिसके कारण मार्केट में लगातार दबाव होता है। तो क्वांट में निवेश कर रहे हो तो सर मोर देन 5 इयर्स का प्लान रखना आप। बाकी निपॉन इंडिया ये ठीक है, आपका पराग डिफेंस इंडेक्स फंड ये सब में बढ़िया कियो। फ्यूचर में इसी फंड में कोशिश करना आप अपना अमाउंट बढ़ाना, क्योंकि आपने ठीक ठाक ले रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसी में लगातार बढ़ाना और इसी में लगातार इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और काफी लोग के जो मन में क्वेश्चन था ना कि सर ये लगातार क्यों बेच रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक रीजन क्यों बेच रहे हैं। और इसी कारण थोड़ा सा ना, क्योंकि ऑलरेडी डीआईआईज ने बहुत अच्छा बॉट कर लिया है, अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, यही बेसिक रीजन है। बाकी अच्छी खासी मार्केट में उन्होंने बाइंग कर ली है, जिसके कारण मार्केट में उनकी अभी जो प्रेजेंस है थोड़ी सी आपको कम दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी को लेके वो वीक समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। और यस, इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू रखना, मैं कभी नहीं बोलता कि आप यहां से रोक देना है। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पैसा बनाना है, डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना होगा और हर मार्केट में छोटी छोटी बाइंग आपको करते रहना होगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।